वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। चे 266 किस मी। ये कहते हुए राहिल ने लता जी को घूरा, फिर नीति का हाथ पकड़ उसे अपने साथ लेकर वहां से चला गया। उनके जाने के बाद भी वीर ने एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ राहिल के मॉम डैड से कहा, उम्मीद करता हूं मेरी बहन को आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर किसी को गलतफहमी है नीति की तरफ से कोई कुछ नहीं कहेगा तो वह अपनी गलतफहमी जितनी जल्दी दूर कर ले उतना अच्छा है, वरना अगर मैं दूर करने में आया तो गलतफहमी की जगह कुछ और ही दूर कर दूंगा। वीर ने लता जी और दीपा को घूर कर कहा और फिर वह भी वहां से चला आया गया। त्राही जो वहां खड़ी सब कुछ देख रही थी, उसने जब वीर को नीति के लिए इस तरह स्टैंड लेते देखा तो वह हैरान रह गई। उसने तो सोचा था यह अमीर घर के लोगों को सिर्फ नीचा दिखाना ही आता है, पर जिस तरह वीर ने नीति के लिए स्टैंड लिया वह वीर की पर्सनैलिटी से बिल्कुल अलग था। पूरी दुनिया में वीर को इसलिए जाना जाता था क्योंकि वह एक डेविल था। वह कुछ भी ज्यादा सोच समझकर नहीं करता था। त्राही भी वीर के बारे में यही सब जानती थी। वीर इतना हैंडसम और रिच था, फिर भी लड़कियां उसके पास जाने से सिर्फ इसलिए डरती थी क्योंकि वह अच्छे से जानती थी अगर वीर का दिमाग उसकी जगह से हटा तो वह कहीं की नहीं रहेगी। वीर ने तो कमाल कर दिया। अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा। अवनी की बात सुनकर मानिक ने मुंह बनाते हुए कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर वीर कुछ ना भी करता तो राहिल नीति के लिए स्टैंड ले ही लेता। अवनी के मुंह से वीर की तारीफ सुनकर मानिक को अच्छा नहीं लगा, इसलिए वह ऐसे बोल रहा था। अवनी ने मानिक की तरफ देखा और शरारत से मुस्कुराने लगी। वहां का माहौल काफी अजीब हो गया था, इसीलिए युवान ने स्टेज पर आकर माइक में मुस्कुराते हुए सबसे कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, पार्टी रुकने नहीं चाहिए। अब हमारे दुल्हा और दुल्हन एक कपल डांस परफॉर्मेंस देंगे। शिवांगी और जय ने एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए देखा, वह दोनों ही स्टेज पर आ गए। मिस्टर एंड मिसेज बंसल ने भी अपने आप को संभाल लिया था। वह अभी इस मैटर को डिस्कस नहीं करना चाहते थे। आखिर आज उनकी बेटी का संगीत जो था। बैकग्राउंड म्यूजिक, तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी में जर्द सितारा। जय ने शिवांगी की कमर पर हाथ रखा और उसे अपने करीब कर उसके साथ डांस करने लगा। वो दोनों ही इस वक्त एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। जय, आई रियली लव यू, शिवांगी ने जय की आंखों में देखते हुए कहा। जय ने शिवांगी के कान के पास जा धीरे से उसके ईलों पर बाइट कर कहा, नॉट मोर देन मी। शिवांगी के गाल शर्म से लाल हो गए। डिम लाइट की वजह से किसी को भी ये दिखाई नहीं दिया। ओ करम खुदाया है, तुझे मुझसे मिलाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। मैं आए। मानिक ने अवनी के सामने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। अवनी ने मुस्कुराते हुए मानिक के हाथ में अपना हाथ दे दिया और उसके साथ स्टेज पर चली गई। मानिक अवनी के साथ डांस करने लग। वो दोनों बड़े ही परफेक्टली डांस कर रहे थे। टोमेटो कम विथ मी। आए। मानिक ने अवनी के सामने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। अवनी ने मुस्कुराते हुए मानिक के हाथ में अपना हाथ दे दिया और उसके साथ स्टेज पर चली गई। मानिक अवनी के साथ डांस करने लग। वो दोनों बड़े ही परफेक्टली डांस कर रहे थे। टोमेटो कम विथ मी, ये कहते हुए मानिक अवनी को अपने साथ लेकर वहां से चला गया। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी में जर्द सितारा। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, मैं तेरा हो जाऊं जो तू कर दे इशारा।
व्योम जो आयशा के साथ डांस कर रहा था उसने आयशा से धीरे से कहा, सब डांस की जगह रोमांस कर रहे हैं तो क्यों ना हम भी रूम में चले। व्योम की बात सुनकर आयशा ने उसकी तरफ देखा और बहाना बनाते हुए कहा, नहीं सब डांस ही कर रहे हैं, हमने अभी तक किस भी नहीं की है, क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है। व्योम ने कहा। व्योम की बात बिल्कुल सही थी, उन दोनों को रिलेशनशिप में आए 5 साल से भी ज्यादा वक्त हो गया, फिर भी अभी तक उन दोनों ने एक किस तक नहीं की थी। व्योम की बात सुनकर आयशा ने कहा, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। ये बोलते हुए आयशा व्योम को वहां स्टेज पर अकेला छोड़ चली गई। व्योम वही खड़ा आयशा को जाते हुए देखता रह गया। कहीं किसी भी गली में जाऊं मैं, तेरी खुशबू से टकराऊं मैं, हर रात जो आता है मुझे वो ख्वाब तू, तेरा मेरा मिलना दस्तूर है, तेरे होने से मुझ में नूर है, मैं हूं सुना सा एक आसमां महताब तू, ओ करम खुदाया है, तुझे मैंने जो पाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। पार्टी में सब फिर से नॉर्मल हो गए थे। दीपा और लता जी गुस्से में चल घूम रही थी, उनके तन बदन में आग लगी हुई थी। वो दोनों ही वहां से अपने रूम में आ गई। लता जी ने गुस्से में कहा, उस लड़की को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, आज उसकी वजह से सबके सामने मेरी बेइज्जती हुई है। मुझे लगता है आंटी उसके अंदर से हमारा डर खत्म हो गया है, उसने ही राहील को शादी करने के लिए कहा होगा। दीपा ने गुस्से में कहा, तुम चिंता मत करो, अगर उसके अंदर हमारा डर खत्म हो गया है तो मैं वापस वह डर पैदा कर दूंगी। लता जी ने मुस्कुराते हुए कहा, उनके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। राहील नीति को लेकर सीधी अपने रूम में आ गया। उसने जैसे दरवाजे को बंद कर नीति की तरफ देखा जिसके चेहरे पर उदासी है, वह नीति के पास गया और नीति को अपने गोद में लिए बेड पर बैठ गया। कल हमारी शादी है फिर भी तुम्हारे चेहरे पर खुशी नहीं है, राहील ने नीति के बालों को कान के पीछे करते हुए कहा। नीति में धीरे से कहा, नीचे कितना बड़ा तमाशा हो गया, सब मेरी वजह से, अंकल आंटी भी आपसे गुस्सा होंगे। नीति की बात सुन राहील के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसे आज भी याद था कैसे वह नीति की इसी मासूमियत और सादगी से उससे प्यार कर बैठा था। तुम्हें पता है मुझे तुमसे प्यार क्यों हुआ? राहील ने नीति की तरफ देखते हुए पूछा। नीति ने भी अपनी नजरें ऊपर कर राहील की आंखों में देखा और अपनी गर्दन नामे हिला दी। राहील ने नीति के फोरहेड से अपना फोरहेड लगाते हुए कहा, क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो, बाकी सभी लड़कियों से अलग, बिल्कुल शांत एक तुम ही हो जो मेरे गुस्से को काबू कर सकती हो। राहील की बात सुनकर नीति ने राहील की तरफ देखा, पता तो उसे भी नहीं चला कब वह राहील के प्यार में पड़ गई। राहील ने अपने हाथों में नीति के चेहरे को थामे हुए कहा, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, तुम बस मेरा साथ देना, तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। नीति ने बस अपनी गर्दन हाँ में हिला दी, जिसे देख राहील ने मुस्कुराते हुए कहा, किस्मी। उसकी बात सुनकर नीति ने हैरानी में राहील की तरफ देखा। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो चुकी थी, जिन्हें देख राहील ने हंसते हुए कहा, कल हमारी शादी हो जाएगी, फिर तो कल हमारी फर्स्ट नाइट होगी, तो क्यों ना हम आज ही थोड़ी प्रैक्टिस कर ले। राहील की बात सुनकर नीति के चेहरे पर पसीना आ गया। वह राहील से दूर होने लगी कि तभी राहील ने फुर्ती से उसे कमर से पकड़ लिया। किस तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, राहील ने कहा। नहीं, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बहुत नींद आ रही है, नीति ने बात बदलते हुए कहा, जिसे देख राहील के होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। अगर तुम नहीं करोगी तो मैं खुद ले लूंगा। ये कहते हुए राहील ने अपने होठों को नीति के होठों रख दिया और उसे किस करने लगा। त्राही बाहर आई। वो इस वक्त गार्डन एरिया की तरफ से होते हुए बैकयार्ड की तरफ जा रही थी कि तभी उसकी नजर वीर पर पड़ी जो गार्डन में बैठा था। वीर को देखते हुए त्राही ही कुछ सोचकर वीर की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी। तुम यहाँ? वीर ने अपनी आंखें बंद की हुई कहा। वीर की आवाज त्राही ने उसकी तरफ देखा। उसे समझ नहीं आया कि वीर को पता कैसे चला कि वह आई है। तुम्हारी आहट से ही मुझे पता चल गया ये तुम हो, वीर ने एक बार फिर अपनी आंखें बंद किए हुए ही कहा। इस बात त्राही आंखें हैरानी में फैल गई। क्या यह आदमी कोई भूत था जो उसकी मन की बात भी सुनकर उसे जवाब दे रहा था? क्या तुम मेरे बिना रह नहीं पा रही थी? वीर ने मुस्कुराते हुए कहा। वीर की बात त्राही ने मुंह बनाते हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, वह मैं अपनी रूम की तरफ जा रही थी, आपको इस तरह बैठे देखा तो सोचा आपसे पूछ लूं कहीं आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मुझे क्या ही प्रॉब्लम होगी, वीर ने कहा। त्राही ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो दोनों शांत रहे। तभी वीर को त्राही की आवाज एक बार फिर सुनाई दी। आपने बहुत अच्छा किया, त्राही ने कहा। वीर ने कंफ्यूजन में उससे पूछा, मैंने क्या अच्छा किया? आपने जिस तरह आज अंदर नीति के लिए स्टैंड दिया वैसा बहुत कम लोग करते हैं, त्राही ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे सच में वीर की यह साइड बहुत अच्छी लगी थी। क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हारे लिए भी स्टैंड हूं? वीर ने पूछा।
त्राही ने उसकी तरफ देखा और अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए कहा, नहीं मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अपने लिए काफी हूँ और वैसे भी आज आपको भाई बनाने के लिए लंबी लिस्ट लगी हुई है। हर कोई आपकी बहन बनना चाहता है। त्राही ने हंसते कहा। त्राही की बात सुनकर अचानक से वीर ने उसका हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींच लिया। त्राही सीधे वीर के ऊपर आ गिरी। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे थे। वीर त्राही की धड़कनें साफ सुन सकता था, जो इस वक्त बढ़ी हुई थी। तुम मेरी बहन नहीं, सिर्फ बीवी बन सकती हो, वीर ने कहा। वीर की बात सुन त्राही उसे देखती रह गई। की बात सुनकर अचानक से वीर ने उसका हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींच लिया। त्राही सीधे वीर के ऊपर आ गिरी। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे थे। वीर त्राही की धड़कनें साफ सुन सकता था, जो इस वक्त बढ़ी हुई थी। तुम मेरी बहन नहीं, सिर्फ बीवी बन सकती हो, वीर ने कहा। वीर की बात सुन त्राही उसे देखती रह गई। त्राही ने वीर की आंखों में देखा, जिन्हें देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वीर कोई मजाक कर रहा है। वीर की आंखें भी त्राही पर ही थी। त्राही तुरंत अपने होश में आए और वीर के ऊपर से उठने लगी, पर वीर ने उसकी कमर पर अपने हाथों की पकड़ कस रखी थी, जिससे त्राही उससे दूर ना जा पाए। यह क्या हरकत है मिस्टर रानावत, त्राही ने बिना वीर की तरफ देख कहा। वीर ने उसके चेहरे पर अपनी उंगली फेरते हुए कहा, यह बहुत अच्छी हरकत है मिसेज रानावत। यह कहते हुए वीर मुस्कुराने लगा। त्राही ने उसे घूरते हुए कहा, मैं मिसेज रानावत नहीं हूं, मेरा आपके साथ कोई रिश्ता नहीं है। बस तुम हाँ तो बोलो रिश्ता है, नहीं तो 1 मिनट में बन जाएगा, वीर ने कहा। वीर की बात सुन इस बार त्राही ने थोड़ी गुस्से में कहा, मुझे आपके साथ कोई रिश्ता नहीं बनाना। ये कहते हुए उसने अपने दोनों हाथों को वीर को सीने पर रखा और झटके के साथ वीर से दूर हो गई। वीर भी खड़ा हुआ। उसने त्राही से कहा, क्यों, मुझ में कभी क्या है? आपके अंदर कोई कमी नहीं है, पर मुझे आपके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये कहते हुए त्राही तुरंत वहां से चली। वीर उसे जाते देखकर सोचता रह गया कि किसी लड़की को उसमें इंटरेस्ट क्यों नहीं होगा, उसमें कमी ही क्या थी? वो तो हर एक लड़की का सपनों का राजकुमार था। फिर त्राही उसे ऐसे क्यों बोल रही थी? वीर वहां बैठकर इस बारे में सोचने लगा, पर उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसने फैसला किया त्राही से ही इस बारे में पूछेगा। दूसरी तरफ संगीत फंक्शन खत्म होते सभी लोग अपने रूम में आराम करने के लिए चले गए। सभी के चेहरे पर थकान साफ देखी जा सकती थी। कल शादी थी, इसलिए सभी तुरंत सो गए ताकि कल फ्रेश रह सके। अपने रूम में बैठी आयशा ने सारी लाइट्स बंद कर रखी थी। इस वक्त वह अकेले रहना चाहती थी। आयशा बेड पर अपनी आंखें बंद की बैठी थी और याद कर रही थी कैसे इन 5 सालों में उसके और व्योम के बीच थोड़ी दूरियां गई थी। वह आज भी व्योम से बहुत प्यार करती थी और व्योम उसे, पर जब मानिक ने अवनी को छोड़ा तो कहीं ना कहीं आयशा के दिल में भी इनसिक्योरिटी आ गई थी। कहीं व्योम उसके साथ तो कुछ ऐसा नहीं करेगा। इसी डर से आयशा इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रही थी। आयशा को समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे, वह ऐसे कितने दिन ही रहेगी। पापा, आज आप हमारे साथ ही सोने वाले हैं, काजू ने मुस्कुराते हुए मानिक से कहा। मानिक भी काजू को बेड पर बैठाया और उसके काजू पर किस करते हुए कहा, यस माय प्रिंसेस। पापा, आप इस तरफ सो जाए और मैं आपके और मम्मा के बीच में सोऊंगी, काजू ने प्यारी सी आवाज में कहा। कंजू की बात सुनकर मानिक के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने अवनी की तरफ देखा, जो अभी बाथरूम से चेंज करके बाहर आई थी। मानिक ने देखा अवनी अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रही है। शायद वह कुछ ज्यादा ही थक गई थी। अवनी बेड पर आई और सीधे बेड पर लेट गई। अवनी, मानिक ने अवनी को आवाज दी, पर अवनी ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसे देख काजू ने अवनी का हाथ पकड़ इस हिलाते हुए कहा, मम्मा क्या आप सो गई? अवनी सच में सो चुकी थी। अवनी को इस तरह सोते देखकर मानिक और काजू एक दूसरे की तरफ देखा। वो दोनों सच में हैरान थी, कोई इंसान इतनी जल्दी कैसे सो सकता था। प्रिंसेस, अब आप भी सो जाओ, मानिक ने काजू के पास लेटते हुए कहा। काजू ने अपनी गर्दन हामे हिलाई और फिर मानिक को अपने गले लगाकर सो गई। दूसरी तरफ त्राही अपने रूम में बेड पर लेटी हुई थी। उसके हाथ में इस वक्त एक फोटो थी जिसे वह लगातार देखे जा रही थी। कल शादी है, फिर सब वापस चले जाएंगे, मुझे जल्द से जल्द इस आदमी को ढूंढना होगा, त्राही ने उसे फोटो को देखते हुए कहा, जिसमें एक कपल खड़ा था।
जिनकी उम्र यही कोई 20-25 साल के बीच रही होगी। वो दोनों ही दिखने में काफी अच्छे थे और एक साथ और भी ज्यादा जच रहे थे। वह फोटो को ही देख रही थी कि तभी उसके फोन में कॉल आया। उसने देखा तो यह उसके के चीफ कॉल था। जय हिंद सर, त्राही ने कॉल पिक करते हुए कहा। दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज आई। त्राही, मैंने तुम्हें बहुत जरूरी काम के लिए कॉल किया है। अभी तुम जिस जगह गई हुई हो वहां पर वीर रानावत भी मौजूद है। तुम्हें वीर रानावत के बारे में सब कुछ पता करना है। अगर कुछ भी उसके खिलाफ या सस्पाइशियस लगे तो उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने हैं। हमें ऊपर से वीर रानावत के ऊपर नजर रखने में ऑर्डर आए हैं, चीफ ने कहा। उनकी बात सुन त्राही ने हैरानी में कहा, पर सर मैं तो अभी छुट्टी पर हूँ, मैं कोई मिशन कैसे कर सकती हूँ? मैंने तुम्हें मिशन दिया है तो तुम्हें ये करना ही होगा। तुम्हें वीर के ऊपर कड़ी नजर रखनी है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। मुझे पता है तुम सब कुछ अच्छे से ही करोगी। आफ्टर ऑल तुम हमारी सबसे बेस्ट एजेंट जो हो, चीफ ने मुस्कुराते हुए कहा। मन ना होते हुए भी त्राही ने ये सर कहा। कॉल कट होने के बाद त्राही सोचने लगी, उसे अब आगे क्या करना चाहिए। वीर पर नजर रखने के लिए उसे वीर के पास रहना होगा ताकि वह पता कर सके वीर करता क्या है और वीर की जिंदगी में कितने राज है। पर त्राही ऐसा नहीं करना चाहती थी। उसने गहरी सांस लेते हुए खुद से ही कहा, एक तो पहले से ही मेरा काम पूरा नहीं हो रहा, ऊपर से यह वीर नाम की मुसीबत मेरी जिंदगी में आ गई है जो पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। मिस्टर एंड मिसेज बंसल इस वक्त बहुत परेशान थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। राहील कल नीति से शादी करने के लिए कहा था, जबकि वह लोग नीति को ठीक से जानते भी नहीं थे। उनके सामने इस वक्त अपूर्वा जी और भूषण जी बैठे थे। बजाज फैमिली और बंसल फैमिली के बीच का रिश्ता काफी अच्छा था, इसीलिए दोनों फैमिली एक दूसरे की फैमिली मैटर्स में भी बोल सकती थी और एडवाइस दे सकते थे। इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। तुम दोनों अच्छे से जानते हो राहील कोई भी फैसला इतनी आसानी से नहीं लगा। अगर राहील ने नीति को चुना है तो नीति सही लड़की होगी। नीति अवनी की दोस्त भी है और इन 5 सालों में वह दोनों एक दूसरे के साथ ही रहती थी, अपूर्वा जी ने कहा। पर हम ऐसे कैसे राहील की शादी इतनी जल्दी करवा दे, मिसेज बंसल ने में कहा। उनकी बात सुनकर अपूर्वा जी चुप हो गए। मिस्टर बंसल ने फिर कुछ सोचते हुए कहा, आज जो कुछ भी वीर रानावत ने कहा उसे देखकर तो मुझे और भी ज्यादा टेंशन हो रही है। पता नहीं इस शादी से आगे क्या होगा। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं वीर को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। वीर ने अगर नीति को अपनी बहन बनाया है तो इसका मतलब साफ है नीति इस दुनिया की सभी लड़कियों से ज्यादा अच्छी होगी। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, नीति तुम्हारी घर की बहू बनेगी। यह शादी बिल्कुल सही है। मतलब हमें नीति और राहील की शादी करवा देनी चाहिए, मिस्टर बंसल ने पूछा। तो अपूर्वा जी और भूषण जी दोनों ने ही अपनी गर्दन हाँ में हिला दी, जिसे देख मिस्टर बंसल ने गहरी सांस ली। अगली सुबह आज नीति, राहील और शिवांगी जय की शादी थी। सुबह से ही हर कोई तैयारी में लगा था। उसे पूरे होटल को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। देश विदेश मेहमान आने शुरू भी हो चुके थे। शिवांगी अपने रूम में इधर उधर घूम रही थी। वह बहुत घबरा रही थी। यही हाल नीति का भी था, जो वहां बेड पर बैठी थी। उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। कहां वह शिवांगी की शादी अटेंड करने आई थी, कहां अब उसकी ही शादी हो रही थी। फॉलो मी ऑन व्हाट्सएप https। आज नीति, राहील और शिवांगी जय की शादी थी। सुबह से ही हर कोई तैयारी में लगा था। उस पूरे होटल को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। देश विदेश मेहमान आने शुरू भी हो चुके थे। शिवांगी अपने रूम में इधर उधर घूम रही थी। वह बहुत घबरा रही थी। यही हाल नीति का भी था, जो वहां बेड पर बैठी थी। उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। कहां वह शिवांगी की शादी अटेंड करने आई थी, कहां अब उसकी ही शादी हो रही थी। वो दोनों वहां बैठी सोच ही रही थी। आयशा वहां सोफे पर बैठी उन दोनों को अजीब नजरों से देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें नर्वसनेस क्यों हो रही है, जबकि वह दोनों ही शादी करना चाहती थी। तभी अवनी रूम के अंदर आई। अवनी ने नीति और शिवांगी की तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों को नीचे बुलाया गया है। नीचे पर क्यों? शिवांगी ने पूछा। शिवांगी की बात सुन अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा, पंडित विश्वामित्र आए हैं तुम्हें आशीर्वाद देने। क्या सच में? शिवांगी ने हैरानी में कहा। शिवांगी के साथ साथ नीति और आयशा भी हैरान थी। पंडित विश्वामित्र यह कोई ऐसे वैसे पंडित नहीं थे, बल्कि देश के सबसे बड़ी शिव मंदिर की पंडित थी, जो कभी कहीं नहीं जाते थे। चाहे सामने वाला आदमी कितना ही अमीर क्यों ना हो, पर इन्हें अपनी घर बुला सके इतनी किसी की औकात नहीं थी। ये सिर्फ वही जाते थे जहां इनका मन होता था। पंडित विश्वामित्र अचानक से वहां पर आए थे। उनके आने की खबर किसी को भी नहीं थी। इसी वजह से वहां मौजूद सब और भी ज्यादा हैरान थे। वह तुम्हारा ही इंतजार कर रही है, अब जल्दी चलो, अवनी ने कहा। शिवांगी ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। उसके बाद नीति, आयशा और अवनी के साथ नीचे आ गई।
हाल में सोफे पर एक बुजुर्ग आदमी बैठे थे जिनकी उम्र 70-75 के करीब होगी, पर उनके चेहरे पर मौजूद तेज को देखकर कोई भी नहीं बता सकता था कि वह इतने बूढ़े हैं। उनके सारे बाल सफेद हो चुके थे। उनके चेहरे पर सफेद दाढ़ी भी थी। भगवा रंग के कपड़ों में लिपटे पंडित विश्वामित्र थे, जिन्हें दुनिया में हर कोई जानता था, जिनका आशीर्वाद मिलना भगवान के आशीर्वाद मिलने से कम नहीं था। शिवांगी ने अपने सिर को दुपट्टे से कवर किया और फिर पंडित जी की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। घर के सारे बड़े पंडित जी की आवभगत में ही लगे हुए थे। शिवांगी को देखते ही पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ बेटा। शिवांगी आगे आए। उसने आगे बढ़कर पंडित जी के पैर छुए। सौभाग्यवती भव, पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर शिवांगी के चेहरे की तरफ देख कहा, हमेशा खुश रहो और मुस्कुराती रहो। उनकी बात सुनकर शिवांगी के साथ साथ मिस्टर एंड मिसेज बंसल की होठों पर भी मुस्कान आ गई। तभी पंडित जी ने इधर उधर देखा जैसे वह कुछ ढूंढ रहे हो। क्या हुआ पंडित जी, क्या आप किसी को ढूंढ रहे हैं? मिसेज बंसल ने कहा। उनकी बात सुन पंडित जी ने कहा, हाँ, आज यहाँ 2 शादियां होने वाली हैं, मैं दूसरी दुल्हन को ढूंढ रहा हूँ। पंडित जी की बात सुनकर सभी के चेहरे पर हैरानी आ गई, क्योंकि बाहर किसी को भी नहीं पता था राहील और नीति की भी शादी हो रही है, सिवाय उन लोगों के जो कल संगीत में मौजूद थे। पंडित जी की बात सुन लता जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जी मैं अभी बुलाती हूँ। ये कहते हुए वह दीपा को ढूंढने लगी। जाकर दीपा को बुलाकर लाओ, लता जी ने सर्वेंट से कहा। लता जी की बात सुनकर पंडित जी ने बीच में कहा, नहीं, दुल्हन का नाम नीति है। पंडित जी की बात सुन सभी के चेहरे पर एक बार फिर हैरानी दिखने लगी, आखिर उन्हें नीति का नाम कैसे पता? मिसेज बंसल ने पीछे मुड़ नीति की तरफ देखा और उसे आगे आने का इशारा किया। नीति अपनी नजरों को झुकाए और सर पर दुपट्टा रख पंडित जी के सामने आ खड़ी हो गई। जैसी सूरत वैसी सीरत, पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा। नीति ने झुककर पंडित जी के पैरों को छुआ। सौभाग्यवती भव, पंडित जी ने कहा। नीति ने मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखा। नीति के चेहरे को देखते हुए पंडित जी ने सबसे कहा, बंसल परिवार बहुत भाग्यशाली है जो उनके घर में पुत्रवधू के तौर पर साक्षात देवी आने वाली है। पंडित जी की बात सुनकर सभी उनकी तरफ देखने लगे। नीति कंफ्यूज थी। उसे पंडित जी की कोई बात समझ नहीं आ रही थी। यही हाल शिवांगी का भी था। पंडित जी की बात सुनकर मिस्टर एंड मिसेज बंसल ने दूसरे की तरफ देखा। उनके मन में थोड़ी बहुत जो भी घबराहट नीति को लेकर थी, अब वह सारी खत्म हो चुकी थी। अगर पंडित जी ने कह दिया था नीति उनके घर के लिए भाग्यशाली है, तो यही सच था। पंडित जी ने आज तक जो भी कहा था वह बिल्कुल सत्य हुआ था। वही लता जी के चेहरे पर गुस्सा आ गया। वह तुरंत वहां से चली गई। अब मैं चलता हूं, मैं यहाँ पर सिर्फ इन दोनों को आशीर्वाद देने आया था, पंडित जी ने कहा। पंडित जी की बात सुनकर सभी लोगों ने सहमति में अपनी गर्दन हिला दी। पंडित जी दरवाजे की तरफ जा रहे थे कि तभी वह बीच में रुके। उन्होंने पीछे मुड़ देखा तो उनकी नजर सीढ़ियों से नीचे आती है अवनी पर गई, जिसकी गोद में छोटी सी काजू थी। सभी लोगों ने पंडित जी की नजरों का पीछा किया। पंडित जी के होठों पर मुस्कान आ गई। उन्होंने अवनी की तरफ देखते हुए कहा, बेटा इधर आओ। अवनी ने अपने कदम उनकी तरफ बढ़ा दिए। अवनी पंडित जी के सामने आई। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए अवनी के चेहरे की तरफ देखा। अवनी के चेहरे की तरफ देखते हुए पंडित जी ने अवनी के सर पर हाथ रख कहा, बहुत बहादुर हो तुम, पर अभी तुम्हें और भी हिम्मत दिखानी है। तुम्हारी जंग अभी खत्म नहीं शुरू हुई है, इस जंग में तुम्हें जीतना है। पंडित जी की बात सुनकर अवनी उनकी तरफ देखने लगी। पता नहीं क्यों उसे काफी अजीब सा लग रहा था। कुछ इसी तरह की बातें ही सालों पहले मानिक की नानी ने उससे कही थी और उसके कुछ वक्त बाद ही अवनी और मानिक की जिंदगी में इतना सब कुछ हुआ। चिंता मत करो, सब कुछ मंगलमय ही होगा, पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा और काजू को भी आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। फॉलो मी ऑन व्हाट्सएप। 269 क्या मैं आपको दहेज देकर? पंडित जी की बात सुनकर अवनी उनकी तरफ देखने लगी। पता नहीं क्यों उसे काफी अजीब सा लग रहा था। कुछ इसी तरह की बातें ही सालों पहले मानिक की नानी ने उससे कही थी और उसके कुछ वक्त बाद ही अवनी और मानिक की जिंदगी में इतना सब कुछ हुआ। चिंता मत करो, सब कुछ मंगलमय ही होगा, पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा और काजू को भी आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। लता जी दीपा के कमरे में गई पर उन्हें वहां दीपा दिखाई नहीं दी, जिसे देखकर वह हैरान रह गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था आखिर दीपा गई कहां। उन्हें अब दीपा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ऐसे टाइम पर दीप कहां जा सकती थी? एक तरफ वह दीपा को बंसल परिवार की बहू बनने के लिए इतनी मेहनत कर रही थी और दूसरी तरफ दीपा इतनी लापरवाह थी। वह गुस्से में फिर से नीचे आ गई। तब तक पंडित जी वहां से जा चुके थे। पंडित जी के जाने के बाद मिसेज बंसल ने शिवांगी से कहा, शिवांगी अब तुम वापस अपने रूम में जाओ, दुल्हन को शादी वाले दिन अपने रूम में ही रहना चाहिए। उनकी बात सुन शिवांगी ने अपनी गर्दन और वापस अपनी कमरे की तरफ जाने लगी। वही नीति कंफ्यूजन में वहां खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए। कल जो कुछ भी संगीत में हुआ उसके बाद नीति को यही लग रहा था
मिस्टर एंड मिसेज बंसल को वह पसंद नहीं है, ना ही वह उसे इतनी जल्दी एक्सेप्ट करने वाले हैं। शिवांगी जो वहां से जा रही थी, उसने एक नजर पीछे मुड़ नीति की तरफ देखा और फिर कहा, नीति तुम भी तो दुल्हन हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम भी मेरे साथ चलो। शिवांगी की बात सुन नीति ने शिवांगी की तरफ देखा, उसे समझ नहीं आ रहा तो शिवांगी से क्या कहे। मिसेज बंसल ने नीति की तरफ देखा और फिर कहा, शिवांगी सही कह रही है, तुम भी शिवांगी के साथ ऊपर रूम में जाओ। उनकी बात सुनकर नीति ने उनकी तरफ देखा, उसे उम्मीद नहीं थी मिसेज बंसल कुछ ऐसा कहेगी। भाभी यह आप क्या कह रहे हैं, ये लड़की दुल्हन नहीं है, लता जी ने सीढ़ियों से नीचे आते हुए गुस्से में कहा। उनकी बात सुनकर मिसेज बंसल ने उनकी तरफ देखा, लता जी को देखा। आयशा ने धीरे से अवनी से कहा, आ गई मोटी। आयशा की बात सुनकर अवनी को हंसी आने लगी। उसने आयशा को चुप रहने का इशारा किया। लता जी की बात सुन मिसेज बंसल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जब राहिल नीति से ही शादी करना चाहता है तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। आप ये कैसे बात कर रही हैं? लता जी ने कहा, उन्हें कैसे भी करके यह शादी रोकनी थी। उन्होंने एक बहाना बनाते हुए कहा, यह शादी होगी कैसे सकती है, शादी के लिए कितनी तैयारी करनी पड़ती है। नीति की तो कोई रस्म ही नहीं हुई और उसकी शादी का जोड़ा भी नहीं है, ऐसे कैसे शादी होगी, इतनी सारे मेहमान आने वाले हैं, अगर हम ऐसे ही कुछ नीति को पहनाएंगे तो हमारी क्या इज्जत रहेगी। लता जी की बात सुनकर मिसेज बंसल भी सोचने लगी, लता जी की बात तो बिल्कुल ठीक थी। उन्होंने नीति की शादी की कोई तैयारी नहीं की थी, इतनी जल्दी तैयारी होना पॉसिबल भी नहीं था। ऊपर से शिवांगी की शादी साथ में थी तो सब कुछ शिवांगी के जैसा ही होना जरूरी था, वरना सभी लोग यही सोचते कि वह लोग नीति को बहू के तौर पर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आपको आपकी इज्जत की परवाह करने की जरूरत नहीं है और वीर रंधावा की बहन के पास किसी चीज की कमी नहीं होने वाली। वीर ने बाहर से अंदर आते हुए कहा। वीर की आवाज सुनकर सभी का ध्यान उस तरफ चला गया। वीर हॉल के दरवाजे के अंदर आ रहा था। उसके पीछे पीछे ही कुछ और लोग भी आ रहे थे, जिनके हाथ में बहुत सारा सामान था। वीर के होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जिसे देखते हुए उसने लता जी से कहा, अब आप हमारे समाधि बनने जा रहे हैं तो आपकी इज्जत में हम कोई कमी नहीं रहने देंगे। ये कहते हुए वीर ने चुटकी बजाई। इसी के साथ ही दो आदमी आगे आए। उनमें से एक आदमी के हाथ में खूबसूरत सा दुल्हन का लहंगा था। वह लहंगा इतना खूबसूरत था कि किसी की नजरें उसे लहंगे के ऊपर से हटी नहीं रही थी। लता जी को लगा था उनकी यह चाल काम आ जाएगी, पर वह शायद भूल गई थी वीर अगर चाहे तो रात नई लता जी भी बना दी, ये तो फिर भी सिर्फ दुल्हन का लहंगा था। आपकी शान और शौकत में आंच ना आए इसलिए मैंने प्राइवेट जेट भेजकर इटली से इस लहंगे को मंगवाया है, वीर ने कहा। वीर की बात सुन लता जी हैरान रह गई। क्या सच में वीर नीति को अपनी बहन मानने लगा था? तभी दूसरे आदमी ने अपने हाथ में मौजूद थाल से कपड़ा हटाया। उस थाल में डायमंड की ज्वेलरी थी। वह ज्वेलरी भी बेहद खूबसूरत और लहंगे से मैच करती हुई थी। सभी की नजरें उन सब पर ही थी। नीति भी हैरान थी कि वीर उसके लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा है। वीर नीति के पास आया। उसने मुस्कुराते हुए नीति की तरफ देख कहा, तुम्हें अपनी नजर झुकाने की जरूरत नहीं है। रानावत कभी अपनी नजरें नहीं झुकाते और तुम तो वीर रानावत की बहन हो, अपना सिर हमेशा ऊपर रखना। ये कहते हुए वीर ने नीति का चेहरा ऊपर की तरफ किया। नीति ने वीर की तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। वीर मुस्कुराया और फिर उसने मिस्टर एंड मिसेज बंसल और लता जी की तरफ देख कहा, अब आप क्या चाहते हैं, क्या मैं आपको दहेज देकर खरीदूंगी? लता जी को वीर की बात सुन अपनी बेइज्जती सी महसूस हुई। वह तुरंत वहां से चली गई। शिवांगी, अवनी, आयशा को वीर की बातें सुनकर बहुत खुशी हो रही थी। वीर एक मिनट में ही लता जी के तन बदन में आग लगा देता था, जिससे वह गुस्से में पागल हो जाए। वही उनके जाने के बाद मिस्टर बंसल ने वीर की तरफ देखते हुए कहा, तुम गलत समझ रहे हो वीर, अब हमें भी शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें भी बहुत खुशी होगी, नीति हमारे घर की बहू बनेगी। आपको खुशी होनी भी चाहिए, वीर ने कहा और फिर नीति की तरफ देख उससे कहा, अब तुम अपने रूम में जा। नीति ने अपनी गर्दन हमें हिलाए और फिर शिवांगी के साथ रूम में चली गई। नीति दिल से बहुत खुश थी। आज पहली बार उसकी जिंदगी में कोई उसके लिए इतना सब कुछ कर रहा था, वह भी बिना किसी मतलब के। नीति के वहां से जाने के बाद वीर ने मिसेज एंड मिसेज बंसल की तरफ अपनी कोल्ड नजरों से देखते हुए कहा, मैं आपसे पहले ही कह दूं, अगर शादी के बाद नीति को कोई भी प्रॉब्लम हुई तो मैं भूल जाऊंगा हमारी फैमिली के बीच कोई रिश्ता है। वीर की बात सुन मिसेज एंड मिसेज बंसल ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। मिसेज बंसल ने कहा, मैं नीति को अपनी बेटी शिवांगी के जैसे ही रखूंगी। वीर ने कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद वह बाकी तैयारियां करने वहां से चली गई। क्या बात है, तुमने तो कमाल कर दिया, अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा। फॉलो मी ऑन व्हाट्सएप। 270 हैंडसमनेस प्रॉमिस। वीर की बात सुन मिसेज एंड मिसेज बंसल ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। मिसेज बंसल ने कहा, मैं नीति को अपनी बेटी शिवांगी के जैसे ही रखूंगी। वीर ने कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद वह बाकी तैयारियां करने वहां से चली गई। क्या बात है, तुमने तो कमाल कर दिया, अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा।
तुम लोग कुछ कर लो तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वीर ने अवनी को फोड़ते हुए कहा। अवनी ने मुंह बनाकर उसे जवाब दिया, अगर तुम बीच में नहीं टपकती तो मैं और आयशा कुछ ना कुछ कर ही देते। हाँ, दोनों आपस में चुगली जरूर कर लेते, यही तो आता है तुम लड़कियों को, वीर ने कहा। वीर की बात सुन आयशा या अवनी से कोई जवाब देते उससे पहले ही वीर को त्राही की आवाज सुनाई थी। कम से कम हम लड़कों की तरह बदतमीज और बेशर्म तो नहीं होती, त्राही ने कहा। आयशा और अवनी दोनों ने उस तरफ देखा। वही वीर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है, लगता है सुबह सुबह मुझे रोस्ट करने का मन है तुम्हारा। मैं फ्री नहीं हूं जो अपना टाइम वेस्ट करूं, त्राही ने कहा और फिर वहां से जाने लगी। वहीं अवनी और आयशा दोनों ही हैरान थी त्राही की बातें सुनकर। क्या तुम मुझे टाइम वेस्ट कह रही हो, वीर ने त्राही को घूरते हुए कहा, पर त्राही ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और वहां से चली गई। ये कौन थी, आयशा ने हैरानी में कहा। अवनी ने हंसते भी कहा, वीर की होने वाली बीवी। क्या सच में, आयशा अब और भी ज्यादा हैरान थी। अवनी ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। वीर ने उन दोनों को पूरी तरह से इग्नोर किया और वहां से सीधे त्राही के पीछे चला गया। लगता है अगले साल तक इसके बच्चे भी हो जाएंगे, आयशा ने हंसते हुए कहा। उन दोनों ने एक दूसरे को हाई फाइव दिया और फिर काम में लग गई। दूसरी तरफ मानिक अपने रूम की बालकनी में खड़ा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस काफी ज्यादा सीरियस थे। कॉल तो मौजूद इंसान की बात सुन मानिक ने कहा, ठीक है मैं हैंडल कर लूंगा, मानिक ने कहा और फिर कॉल कट कर दिया। रेड्डी फैमिली, मानिक ने धीरे से बड़बड़ाया। तभी उसे अपने पीछे से काजू की आवाज सुनाई थी। मानिक ने अपने पीछे देखा तो वहां काजू खड़ी थी। काजू को देख मानिक ने उसे अपनी गोद में लिया और मुस्कुराते हुए कहा, प्रिंसेस क्या आपने डिसाइड कर दिया आप लड़की वालों की तरफ से आओगे या लड़के वालों की तरफ से? यस पापा, और आपके साथ बाराती बनूंगी, काजू ने कहा। काजू की बात सुन मानिक ने उसकी नाक को पिच करते हुए कहा, गुड गर्ल। तभी काजू के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। उसने मानिक की तरफ अपने सीरियस लुक के साथ देखा। मानिक पहली बार काजू को इस तरह देख रहा था, वरना वह जब से काजू से मिला था वह हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहा करती थी। क्या हुआ प्रिंसेस, आप इतने सीरियस क्यों हो गए? मानिक ने पूछा तो काजू ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, आप फिर से मुझे और मम्मा को शादी के बाद छोड़कर तो नहीं चली जाओगे ना? काजू की बात सुनकर मानिक को बहुत बुरा लगा। उसने काजू को अपनी गले लगाया और कहा, अब हम कभी अलग नहीं होंगे। हैंडसमनेस प्रॉमिस, काजू ने अपनी आंखों को टिमटिमाते हुए मानिक से पूछा। मानिक ने पिंकी प्रॉमिस का तो नाम सुना था, पर यह हैंडसमनेस प्रॉमिस कौन सा? मानिक को समझ नहीं आ रहा था। उसने काजू से पूछा, ये कौन सा प्रॉमिस है? मानिक की बात सुन अवनी जो अभी रूम में आई थी, उसने कहा, ये तुम्हारी हैंडसमनेस का प्रॉमिस ले रही है, अगर तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ा तो तुम भी हैंडसम नहीं रहोगे। ये सुन मानिक ने हैरानी में काजू की तरफ देखा जो अभी भी मासूमियत से उसे देखे जा रही थी। प्रॉमिस मी डैडा, काजू ने कहा। मानिक ने काजू की छोटी वाली उंगली में अपनी उंगली फंसाते हुए कहा, आई प्रॉमिस। मानिक को प्रॉमिस करते देख काजू खुश हो गई। वही अवनी ने कंफ्यूजन में पूछा, यहाँ किस चीज का प्रॉमिस हो रहा है? काजू अवनी को कुछ बताती उससे पहले ही मानिक ने काजू के मुंह पर अपना हाथ रखते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, ये हमारा टॉप सीक्रेट है। काजू ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। उसके बाद मानिक ने काजू को नीचे उतरा और प्यार से कहा, प्रिंसेस अब आप जाए और जिसके साथ मन करे उसके साथ खेले, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। ओके डैडा, काजू ने खुशी से कहा और वहां से चली गई। काजू के जाने के बाद अवनी घूरते हुए मानिक से कहा, ये कौन सा प्रॉमिस ले रही थी काजू तुमसे? एक बाप बेटी के बीच की बातें मैं तुम्हें क्यों बताऊं? मानिक ने अवनी की तरह देखते हुए पूछा। अच्छा। अवनी ने अपने आईब्रो को ऊपर कर मानिक से पूछ। मानिक अवनी के पास आया। उसने अपनी बाहों में भरते हुए कहा, काजू मुझसे एक भाई या बहन मांग रही थी तो क्यों ना हम आज ही उसकी यह विश पूरी कर दे। मानिक की बात सुन अवनी हैरान थी। क्या सच में काजू मालिक से कुछ ऐसा कह रही थी? उसने शर्माते हुए मनी के हाथ अपनी कमर से हटाते हुए कहा, काजू ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा होगा। अगर तुम्हें मेरी बातें विश्वास नहीं तो मैं क्या तुम्हें काजू से कंफर्म कर दूं? मानिक की मुस्कुराते हुए कहा तो अवनी ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, काजू अभी बच्ची है। हाँ, इसीलिए तो अभी बिल्कुल सही वक्त है, हमें एक और बच्चा प्लान करना चाहिए, मानिक ने कहा। बिल्कुल भी नहीं, अवनी ने कहा और फिर बाथरूम की तरफ जाने लगी। मानिक ने अपनी कहा पड़ा और उसे फिर से अपनी बाहों में भर लिया।